डाटा हैंडलिंग, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली डाटा होता क्या है। तो डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर की फॉर्म में होती है उसे हम डाटा बोलते हैं। जैसे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मार्क्स हैं, आपको क्लास में मार्क्स मिलते हैं जब आपका टेस्ट होता है। टेम्परेचर है, डेली टेम्परेचर आता है न्यूज़पेपर में, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो वो एक डाटा होता है। एक्सपेंसेस, घर के खर्चे होते हैं, वो सारा डाटा होता है। क्रिकेट स्कोर, जो क्रिकेटर्स का जो स्कोर होता है वो भी एक डाटा ही होता है। तो जो भी नंबर की फॉर्म में होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा बोलते हैं। तो ये तो हुआ डाटा। अब डाटा को प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। और वैसे तो डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही है, एक है टेबल फॉर्म और एक है बार ग्राफ। तो टेबल फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाया जाता है जिसमें किसी भी डाटा को शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम में विलेज लिया हुआ है, सेकंड कॉलम टैली मार्क्स का है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये डाटा दिखाता है कि कोई 3 गांव हैं A, B, C, उन 3 गांवों के अंदर कितनी कितनी गाड़ियां हैं, ये कार्स है, कार्स की फ्रीक्वेंसी है, ये इस डाटा को दिखाता है। और बीच में जो टैली मार्क्स है ये एक रफ तरह का काम होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसका क्या यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे विलेज ए के अंदर 5 कार्स हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 5। विलेज बी के अंदर 8 कार्स हैं, विलेज सी के अंदर 7 कार्स हैं। तो इस तरह से किसी इंफॉर्मेशन को डाटा के ऊपर दिखा दिया। टैली मार्क्स में क्या होता है, एक चीज के लिए हम एक स्टिक का यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 जब 5 हो जाते हैं तो इस तरह का ये डायगोनल वाली स्टिक बना देते हैं, तो इससे 5 का एक सेट बन जाता है। तो ये जो फॉर्म है ये टेबल फॉर्म है। नेक्स्ट जो तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी कि ग्राफ के थ्रू हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए जिसका मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे विलेज A, B, C हैं, 3 गांवों के बारे में मुझे बताना है। तो नीचे जो ये लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं विलेजेस दिखाऊंगा A, B और C, और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ कार्स। अब क्योंकि नंबर्स काफ़ी छोटे हैं तो एक बॉक्स को मैं 1 के बराबर ले लूँगा, इसे हम स्केल भी बोलते हैं। यानी हम यहाँ पे एक बॉक्स को, एक यूनिट को कितने के बराबर ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। अगर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक बॉक्स को 10 भी ले सकते हैं, एक बॉक्स को आप 100 भी ले सकते हैं। यहाँ नंबर्स कम थे तो मैंने एक यूनिट को 1 के बराबर ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब विलेज ए के अंदर 5 कार्स हैं, तो विलेज ए के ऊपर जो बार बनेगा इसे मैं 5 तक यहाँ बढ़ा दूंगा। विलेज बी के अंदर 8 कार्स हैं, तो विलेज बी के ऊपर जो बार बनेगा ये मैं 8 तक बढ़ा दूंगा। ऐसे विलेज सी के अंदर 7 कार्स हैं, तो विलेज सी के ऊपर मैं जो बार बनाऊंगा उसे मैं 7 तक बढ़ा दूंगा। तो बार को एक नज़र में ही देखते ही पता चल जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो एक नज़र में पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है और उसकी कितनी वैल्यू है। अब बार ग्राफ सिंगल बार ग्राफ भी हो सकता है और डबल बार ग्राफ भी हो सकता है। अब डबल बार ग्राफ का एक एग्जांपल देखिए। डबल बार ग्राफ के अंदर क्या है, 2 चीज़ें एक साथ दिखाई जाती हैं। नीचे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप गौर करिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। रोहन कोई स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये मार्क्स दे रखे हैं 2 सब्जेक्ट के, इंग्लिश के और मैथ्स के। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसके इंग्लिश के मार्क्स है 30 और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है 40। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसके मैथ्स के मार्क्स है 50 और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है उसके 30। अब एक ही ग्राफ के अंदर मुझे ये दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स दिखाने हैं। तो ग्राफ देखिए किस तरह से बना है। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ मैं इन सब्जेक्ट्स को दिखाऊंगा, इंग्लिश और मैथ्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये मार्क्स के लिए है। अब क्योंकि 2 चीज़ें दिखानी है तो मुझे जो बार बनाने हैं ना वो भी 2 तरह के होने चाहिए। यहाँ मैंने 2 कलर से लिया हुआ है। अब ये जो कलर्स हैं इनको पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है कि येलो कलर जो है वो फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ब्लू कलर को मैंने लिया है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये है स्केल, इसे हम स्केल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो एक यूनिट है ना ये मैं 10 के बराबर ले रहा हूँ,
तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से ऊपर चलेगा। अब मुझे इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्योंकि मैंने येलो कलर को चूज किया है, तो येलो कलर से एक बार बनाऊंगा और उसे 30 तक बढ़ा दूंगा। अब सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने ब्लू कलर को चूज किया है, तो ब्लू कलर से बार बनाऊंगा बिल्कुल इससे चिपकता हुआ, और इस ब्लू कलर के बार को मैं 40 तक बढ़ा दूंगा। तो एक ही नज़र में यहाँ पता चल रहा है कि इंग्लिश के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 30 मार्क्स हैं और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 40 मार्क्स हैं। ये इंग्लिश के हैं। ऐसे ही मैथ्स के लिए, मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 50 मार्क्स हैं, तो येलो बार को मैं 50 तक बढ़ा दूंगा। और सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स के 30 मार्क्स हैं, तो ब्लू कलर से जो बार बनाया गया है वो सेकंड सेमेस्टर का है, इसे मैं 30 तक बढ़ा दूंगा। ध्यान रहे, जब भी आप ये बार्स बनाते हैं तो इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। चाहे आपके सिंगल बार्स हो तो इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है, चाहे आपके डबल हो, जो डबल वाले चिपक के बनते हैं लेकिन इनके बीच में जो गैप होगा वो बराबर होना चाहिए। ये डबल बार होता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो है मीन। मीन समझ लीजिए क्या होता है। मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब हो गया किसी चीज को इकट्ठा करके और उसे बराबर बराबर बांट दिया जाए। और मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये मीन का फॉर्मूला होता है। हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करने से पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका क्या है। देखिए यहां पे 20, 18 और 40 कोई 3 दोस्त हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स के पास ये टॉफीज हैं। एक दोस्त के पास 20 टॉफीज हैं, एक के पास 18 टॉफीज हैं, एक के पास 40 टॉफीज हैं। अब ये दोस्त कहते हैं आपस में कि हम सारी टॉफीज को बराबर कर लेते हैं, यानी अभी तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। ये पक्के दोस्त हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि सारी टॉफीज को हम इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इन सारी टॉफीज को ऐड कर लिया जाएगा और 3 से डिवाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि 3 लोगों के अंदर बांटना है। उसी से ये फॉर्मूला बना है। तो यहां सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस यहां पे कितनी है? 3 है, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 40, जो कि 3 लोगों में बांटनी है बराबर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी है कितनी? ये 1, 2 और ये 3। सॉल्व करते हैं इसको, इनका सम करते हैं। तो 20 के अंदर प्लस किया मैंने 18 और फिर 40 प्लस किया, प्लस कर लेते हैं 20, 18 और 40। ये 8 हो गया और ये मिलके 7 हो गया, तो टोटल 78 हो गया। 78 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 78 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जार 6 हो गया, माइनस करके 1 और ये 8 आ गया। 3 6 जार होता है 18, पूरा डिवाइड हो गया तो 26 आ गया। यानी अब वो दोस्त अगर तीनों टॉफियों को इकट्ठा करके बराबर आपस में बांट लेते हैं तो एक को 26 मिलेंगी। ये सिंपली एवरेज होती है, इसी को हम मीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है मीडियन। अब मीडियन इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिड, इसमें मिड आ रहा है ना। मिड का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, यानी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन जो बीच में होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज कुछ नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे 5, 9, 6, 2 एंड 3। अब ये 5 नंबर्स हैं, इनमें बिल्कुल बीच में कौन होगा? आप देख रहे हैं कि 2 यहां पे छोड़ दें और 2 यहां पे छोड़ दें, तो बिल्कुल जो बीच में है ये वाला नंबर है, तो ये मीडियन होगा। लेकिन होगा तो बिल्कुल बीच में ये, लेकिन ये तरीका गलत है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, उन्हें या तो आप लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में, लिख लें, या फिर लिख लें आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो सबसे छोटा है इनके अंदर 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 9 है। अब मैं देखूंगा कि अब बीच में कौन है। अब बीच में इसमें बिल्कुल 5 है, क्योंकि यहां भी 2 छोड़ दिए, यहां भी 2 छोड़ दिए, तो बिल्कुल सेंटर में कौन है? 5 है, तो इसका मीडियन होगा 5।
अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखूंगा तो बड़े को पहले लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब भी आप देख लीजिए, यहां 2 रह गए, यहां 2 रह गए, बिल्कुल सेंटर में कौन है? 5। तो मीडियन निकालने के लिए पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, फिर देखना होता है कि एक्चुअली सेंटर में कौन है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें आपको छोड़नी है। अगर कोई 3 चीजें हैं, लेट सपोज ये 3 चीजें हैं, तो इनमें सेंटर में कौन होगा? जो दूसरा नंबर है। यहां पे मैंने 5 लिया तो ये बीच में है। अगर कोई 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो इसमें सेंटर में कौन होगा, यानी मीडियन कौन होगा? 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, ये जो टर्म होगी ना, 4th टर्म, ये आपकी मीडियन बोली जाएगी। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। मोड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मोड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कोई जो ऑब्जर्वेशंस तो बहुत सारी होती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, वो मोड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं, 1 1 2 4 3 2 1 2 2 और ये 4, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। अब यहां पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 1 2 3 और 4। अब इन 4 नंबरों में से सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ये जो होगा वही आपका मोड होगा। अब मैं देखता हूं कि यहां 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 1 आ रहा है 3 बार। 2 देखता हूं कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 टाइम्स। 3 देखता हूं, 1, ये एक ही बार आ रहा है, तो ये 1 टाइम। और 4 देखता हूं, 1 और 2, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन है, 4 टाइम्स, वो क्या है? 2। तो इस क्वेश्चन का जो मोड होगा वो 2 होगा। तो कितना सा सिंपल है, बस ये देखना है आपको कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनमें वो नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका मोड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है रेंज। अब रेंज का मतलब होता है जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज बोलते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब ऊपर के एग्जांपल से ही समझ लीजिए, ऊपर क्या है, इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 4 और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 1। बस सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, माइनस करते जो होता है उसे ही हम रेंज बोलते हैं। इतना सा सिंपल होता है ये। चलिए, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आज बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, या ये कहते सुना होगा कि इस बच्चे के फेल होने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेहनत नहीं करता। तो चांस और प्रोबेबिलिटी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक बास्केट देख रहे हैं आप, इसके अंदर 5 बॉल्स हैं, जिनमें से 3 बॉल्स जो हैं रेड है और 2 बॉल्स जो है ब्लू है। अब इसमें से अगर सारी बॉल्स को बाहर निकालें बारी बारी से, तो चांस कितने होंगे कि रेड बॉल आ जाए? अभी मैं चांस के लिए कर रहा हूं, यहां चांस समझाऊंगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन समझे आप कि कितने चांस में 3 बॉल्स, कितने चांस में रेड बॉल्स निकलेंगी, यानी रेड बॉल निकलने के कितने चांस होंगे। अब जब इसके अंदर 3 रेड बॉल है तो चांस भी 3 होंगे, और अगर ब्लू बॉल निकलने का चांस पूछा जाए तो 2 चांस, यानी 2 बार ऐसा होगा कि ब्लू बॉल निकल जाएगी। तो ये तो सिंपली चांस हुआ। अब प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि रेड निकलेगी कि ब्लू निकलेगी। अब देखिए, जिसके नंबर्स ज्यादा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी संभावना ज्यादा होगी निकलने की। जो कम है उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें टोटल चीज को नीचे लिखना होता है। यहां पे टोटल 5 बॉल्स हैं। अब 5 में से रेड बॉल आ जाए, इसके चांस हैं 3/5, क्योंकि इसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, तो ये रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो टोटल में से जितनी ब्लू बॉल्स हैं वो ऊपर लिख देंगे, यानी 2/5। तो ये चांस यानी ये प्रोबेबिलिटी है,
इस बात की संभावना है कि 5 में से 2 बार ब्लू बॉल्स निकलेंगी। तो चांस में प्रोबेबिलिटी में इतना सिंपल सा फर्क होता है। चांस में सिर्फ आपको नंबर बताना होता है कि टोटल में से कितने चांस रेड बॉल के आएंगे और ब्लू बॉल के कितने आएंगे। प्रोबेबिलिटी में टोटल जो चीज़ होती है उसको नीचे लिखते हैं और जो चांस होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मोटी मोटी बस इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। अगर ये इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझें तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।